नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। यूरोप में समाजवाद का विकास किस प्रकार से हुआ, रूसी क्रांति किस प्रकार से हुई, क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, इन सभी क्वेश्चनों के बारे में आज हम समकालीन भारत एवं विश्व क्लास 9th नामक पाठ्यपुस्तक से जानेंगे, जो कि NCERT के महत्वपूर्ण एक पुस्तक है, जिसमें कि हम हिस्ट्री के लगभग सभी मुख्य बिंदुओं को कंप्लीट करेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट जो है कि वह कौन सी विचारधारा है जो समाज के पुनर्गठन का काम करती है। तो आंसर है समाजवादी विचारधारा। नंबर दूसरा क्वेश्चन जो है, उदारवादी किससे कहते हैं। कि उदारवादी एक विचारधारा है। उदारवादी क्या है? एक विचारधारा है जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। वे व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर होते हैं। उदारवादी व्यक्ति जो होते हैं तो वे व्यक्ति या मनुष्य मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर या पक्ष लगाने वाले होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर रूस में उदारवादी विचारधारा समूह लोकतंत्रवादी नहीं था, क्यों। तो यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था क्योंकि वे लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी वयस्क नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों या जो संपत्ति रखते हैं उनको ही मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं। तो समाजवादी विचारधारा वह विचारधारा है जो निजी संपत्ति रखने के विरोधी हैं और समाज सभी को न्याय और संतुलन पर आधारित विचारधारा है। समाज में उनकी सभी के प्रति न्याय और संतुलन पर आधारित विचारधारा है। ऐसी विचारधारा समाजवादी विचारधारा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध क्यों करते थे। समाजवादी जो लोग थे निजी संपत्ति का विरोध इसलिए करते थे या कर रहे थे क्योंकि निजी संपत्तियां समाजवाद और समाज में असंतुलन को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिकल समूह की क्या विशेष विचारधाराएं थी। तो वे ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे जो लोग थे महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। ये लोग बड़े जमींदारों या संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। वे लोग किसी भी निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल चंद लोगों के पास संपत्ति के केंद्र के खिलाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़िवादी रूस में किस प्रकार के बदलाव चाहते थे। जो रूढ़िवादी लोग थे, रूढ़िवादी तबके के जो लोग थे, रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ थे। वे बदलाव की धीमी प्रक्रिया चाहते थे। वे चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए और अर्थात अतीत को पूरी तरह से ठुकराया न जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में समाजवादियों की प्रमुख विचारधारा क्या थी। रूस में समाजवादियों की प्रमुख विचारधारा निम्न थी कि वे निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। वे संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था को ही सारी समस्याओं की जड़ मानते थे। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते थे। वे चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। वे चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यम की जगह सामूहिक उद्यम को बढ़ावा दे। अगला क्वेश्चन जो है कि रूस में उदारवादी विचारधारा का वर्णन किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से उसका वर्णन कर सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट जो था, सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। दूसरी बात थी, वे सरकार से व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। तीसरा उनका मानना या कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उनको नष्ट करने या उनको छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन था, वो चौथा जो पॉइंट था कि यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभावों से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। अगला जो क्वेश्चन है, समाजवादियों ने अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए 1870 के दशक में किस नाम से संस्था बनाई। तो द्वितीय इंटरनेशनल इस संस्था का नाम था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए। तो इन्होंने एक तो क्या काम किया, संगठन बनाना शुरू किया, अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए कोच बनाए। तीसरा, काम के घंटे में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया इन्होंने, तब जाके कुछ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में क्यों सफल नहीं हो पाए, कारण बताइए। तो संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे, उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर 1914 ईस्वी तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में सफल नहीं पाए क्योंकि सरकारों में रूढ़िवादी और उदारवादी और जो है रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा किया। तो अक्टूबर की जो क्रांति हुई थी उसके जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था। अक्टूबर क्रांति क्या है। तो फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और 1917 के ही अक्टूबर के मिश्रित घटनाओं को अक्टूबर क्रांति कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन है निरंकुश राजशाही किसे कहते हैं। कि ऐसा शासन जहां राजा ही सर्वोसर्वा होता है और लोगों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, निरंकुश राजशाही या शासन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसी समाज की अधिकांश जनता का आजीविका का साधन क्या था। तो यह था कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी के आरंभ में रूस में कारीगरों और मिल मजदूरों की दशा क्या थी। तो 20वीं शताब्दी में एक जो मुख्य पॉइंट था रूस में कारीगरों और मिल मजदूरों को लेकर कि किसी को जब नौकरी से निकाल दिया जाता था तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल करते थे और काम की पाली के घंटे निश्चित हो जाने पर इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मेटोरी की तरह व्यवस्था की। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे, बेरोजगार तथा आर्थिक संकट से एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसी किसान यूरोप के अन्य किसानों से किस प्रकार भिन्न थे। तो रूसी किसान जो थे, यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून को सौंप देते थे और फिर प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के अनुसार के हिसाब से किसानों की ज़मीन बांटी जाती थी। जबकि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी जो उनके किसान थे ब्रिटेन के, न केवल नवाबों का सम्मान करते बल्कि उन्हें बचाने के लिए उनकी लड़ाइयाँ भी लड़ते थे। इसके विपरीत रूसी किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में लोकतंत्र स्थापित करने में किन्हीं 3 घटनाओं के नाम बताइए। तो इंग्लैंड की 1688 ईस्वी की शानदार क्रांति हुई थी, नंबर 1। नंबर 2, 1776 ईस्वी में अमेरिका के स्वतंत्र घोषणा पत्र था। नंबर 3, 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति जिसने विश्व में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के 3 महान सिद्धांतों की नींव रखी, जो लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ सिद्ध हुए। खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। तो खूनी रविवार तो रूस में जार शासन में जनवरी 1905 ईस्वी में उसमें एक रविवार के दिन कुछ लोगों ने जुलूस निकालकर जार से मिलने और एक याचिका देने की कोशिश की, परंतु जार के सैनिकों ने उन पर गोलियां बरसाई जिसमें लगभग 1000 मजदूर मारे गए और कई हजार घायल हुए। इसलिए इस हत्याकांड को खूनी रविवार के नाम से जाना जा सकते हैं। जैसे भारत में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था इसी प्रकार का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत शब्द की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। तो सोवियत शब्द जो होता है वह 1905 ईस्वी की रूसी क्रांति के बाद पहली बार सोवियत का नाम दिया गया था, किसके द्वारा, मजदूरों के प्रतिनिधियों के परिषद को। 1905 ईस्वी में सोवियत शब्द रूस में मजदूरों और किसानों के संघ को ही सोवियत संघ कहा जाता है। कब से, 1905 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेनिन कौन था, उसकी 3 मांगें कौन कौन सी थी, या कह सकते हैं बोल्शेविक कौन थे, उनकी 3 मांगें कौन थी। तो बोल्शेविक रूस की एक राजनीतिक पार्टी थी जिसका नेता था लेनिन। उसकी 3 प्रमुख मांगें थीं। युद्ध को तुरंत बंद किया जाए, एक तो यह मांग की उसने लेनिन ने, और सारी जमीन किसानों को दे दी जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो ये तीनों मांग उस लेनिन की थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 में रूस की जो क्रांति थी
तो लेनिन बोल्शेविकों की भूमिका का वर्णन करो। तो रूस की क्रांति को सफल बनाने में या तो रूस में क्रांतिकारी आंदोलन के विकास में सबसे बड़ा योगदान लेनिन का ही था, जो रूस की सबसे शक्तिशाली पार्टी बोल्शेविक पार्टी का नेता था। जार के सिंहासन त्यागने पर 15 मार्च 1917 ईस्वी को केरेस्की के नेतृत्व में जो सरकार बनी वह भी देश की समस्याओं का हल न कर सकी थी। ऐसे में फिर हो सकता था कि रूस में जार का शासन पुनः लौट आता। ऐसे कठिन समय में यदि लेनिन ने देश की बागडोर न संभाली होती तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। उनकी योगदान निम्नलिखित थे। तो लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने युद्ध समाप्त करके किसानों को जमीन दिलाने तथा भारी सारी सत्ता जो थी सोवियत को सौंपने के संबंध में स्पष्ट नीति अपनाई थी। दूसरा, सबसे पहले रूस ने प्रथम विश्व युद्ध से खुद को अलग कर लिया, चाहे उसके लिए उसे भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी। तीसरा, रूस के अधीन सभी उपनिवेशों को स्वतंत्र कर दिया। लेनिन ने अनेक घोषणाएं कर रूस में एक समाजवाद का युग आरंभ किया। वह कौन सी विचारधारा है जो समाज के पुनर्गठन का काम करती है? अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी विचारधारा है जो समाज के पुनर्गठन का काम करती है? तो वह है समाजवादी विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिकल समूह की क्या विचारधाराएं थीं? कि वे ऐसी विचारधाराएं जो सरकार के पक्ष में थीं, देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित थीं। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक भी थे। ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वे किसी भी निजी संपत्तियों के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल चंद लोगों के पास संपत्ति के केंद्रण के खिलाफ थे। रूढ़िवादी रूस में किस प्रकार के बदलाव चाहते थे? तो रूढ़िवादी जो लोग थे रेडिकल तबके के, वे चाहते थे कि बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो और रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ हो। वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए और अतीत को पूरी तरह से ठुकराया न जाए। तो उनकी जो विचारधाराएं थीं रूसी लोगों की या रूसी समाजवादियों की, वे क्या थीं कि वे निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। वे संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था को ही सारी समस्याओं की जड़ मानते थे। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक हित नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। वे चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यम की जगह सामूहिक उद्यम को बढ़ावा दे। रूस में उदारवादी विचारधारा का वर्णन कीजिए। तो रूस में उदारवादी विचारधारा जो थी उसके क्या कारण थे, किस प्रकार की थी? तो सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले, यह थी। वे सरकार से व्यक्ति और मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी भी अधिकारों का हनन करना, उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्षधर में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और प्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। ये जो अक्टूबर क्रांति क्या है, एक और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि 1917 में राजशाही के पतन और 1917 के ही अक्टूबर की मिश्रित घटनाओं को अक्टूबर क्रांति कहा जाने लगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आपको देते रहेंगे। तो हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और ये सभी जो क्वेश्चन हैं हम आपको पढ़ा चुके हैं, देख रहे होंगे आप सभी। रूसी क्रांति, खूनी रविवार, तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। और जो नेक्स्ट चैप्टर जो है उनके बारे में हम जानेंगे, जो कि समकालीन विश्व एवं भारत से तीसरा चैप्टर होगा। और इसके लिए सब्सक्राइब करें। सो धन्यवाद।